Good morning, alternate. Myself Yashat Kumar from Chanakya College of Education, बेतिया। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2020-22 के प्रशिक्षुओं के लिए यूनिट फर्स्ट से जो रिवीजन का वीडियो होगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड है लर्निंग एंड टीचिंग C3 और टॉपिक होगा सीखने की विशेषताएं। पिछले वीडियो में हमने सीखने के अर्थ, परिचय और उनकी परिभाषाओं से संबंधित अध्ययन किया है और अब आज के इस वीडियो में सीखने की विशेषताओं के संदर्भ में हम विस्तार से अवगत होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सीखने की परिभाषाओं में विभिन्न विद्वानों में अपने अपने तर्क, विचार और मतांतरों के आधार पर मतैक्य का अभाव देखने को मिला है, उसी प्रकार से योकम और सिम्पसन ने भी सीखने की विशेषताओं को इन निम्नांकित बिंदुओं द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसका हम अब विस्तार अध्ययन करना चाहेंगे। जिसमें से पहला पॉइंट है सीखना सार्वभौमिक है। सीखने का गुण केवल किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता है, वरन संसार के सभी स्थानों में तथा सभी जीवधारियों में भी ये परिलक्षित होता है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों तथा कीड़े मकोड़े में भी सीखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, पाई जाती है। सेकंड है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। यह सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। व्यक्ति जन्म से लेकर के और मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है और वह जीवन भर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, संगी साथी, विद्यालय, अन्य व्यक्तियों आदि से बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड है सीखना विकास है। व्यक्ति को प्रतिक्षण या तत्क्षण या प्रतिपल कुछ न कुछ नए अनुभव प्राप्त होते हैं, जिनसे वह सीखता है, जिसके फलस्वरूप उसका शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इस प्रकार से सीखना ही विकास का आधार है। पेस्तालाजी ने वृक्ष और फ्रोबल ने उपवन के उद्धरण द्वारा सीखने की अपनी बात को, अपने विचारों को विशेषता के साथ स्पष्ट किया है। सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने व दूसरों के अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं, मूल प्रवृत्तियों आदि में परिवर्तन करता है और वास्तव में ही यही परिवर्तन सीखना है। गेट्स व अन्य विद्वानों ने स्पष्ट करते हुए यहाँ तक कहा है कि सीखना अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट सीखना अनुकूलन है। वातावरण से समायोजन या अभियोजन, एडजस्टमेंट या संयोजन करने के लिए या अनुकूलन बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, उठते बैठने के तरीके, रहन सहन, रीति रिवाज आदि सीखने पड़ते हैं। अतः सीखने के बाद ही व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपना अनुकूलन कर सकता है। इस प्रकार से ये पूरा जो है सीखना अनुकूलन होता है। 6 पॉइंट है सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना ना तो नए अनुभवों का
मतलब एक प्राप्ति है और ना पुराने अनुभवों का योग है, बल्कि सीखना वास्तव में नए और पुराने अनुभवों का योगात्मक रूप है। जैसे जैसे व्यक्ति को नए अनुभव होते जाते हैं वैसे वैसे वो नई नई बातें सीखता जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें संगठित करता जाता है। 7 है सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के ही कार्य को सीखता है। उद्देश्य जितना ही प्रबल होगा सीखने की प्रक्रिया उतने ही तीव्र होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना निष्फल रहता है। मार्शल ने इस संबंध में और अपनी बात को स्पष्ट करते हुए यह इस मतलब उद्धृत किया है कि सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य की आवश्यकता है और ऐसे उद्देश्य के बिना सीखने में असफलता निश्चित है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना यांत्रिक कार्य ना होकर के विवेक कार्य है। यह बात शीघ्रता और सरलतापूर्वक सीखी जा सकती है जो सोच समझ करके बुद्धि का प्रयोग करके सीखी जाती है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सदैव असफलता ही साथ लगती है। इस प्रकार से मार्शल का विचार सीखने की आवश्यकताओं का कारण समझने में असफलताएं हैं। नेक्स्ट 9 पॉइंट होगा सीखना सक्रिय है। किसी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति का सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। सक्रिय होकर के सीखना ही वास्तविक सीखना है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जबकि वह सक्रिय होकर के सीखने की प्रक्रिया में स्वयं भाग लेता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज बालकों की शिक्षा में मॉन्टेसरी, डाल्टन, प्लान, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट पद्धति आदि प्रगतिशील शिक्षण विधियों को अपनाया जा रहा है। यह सभी विधियां बालक की क्रियाशीलता के ऊपर विशेष फोर्स या बल जोर देती हैं। 10 पॉइंट है सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। व्यक्ति प्रायः स्वयं प्रयत्न करके सीखता है। बहुत सी बातों को वह दूसरों को देख करके और सुन करके सीखता है। वह समाज में ही रहने का ढंग, बातचीत करने की कला, उठने बैठने का ढंग, परंपराओं और प्रथाओं को मानने, स्वीकार करने, दूसरों से उचित व्यवहार करना आदि सीख जाता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही हैं। योकम और सिम्पसन के विचारों में सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। इस प्रकार से 11 पॉइंट होगा सीखना वातावरण की उपज है। बालक सदैव वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही सीखता है। बालक जैसे जैसे वातावरण में रहता है, विकास करता है, उसी के अनुसार सीखता है। यही कारण है कि आजकल विद्यालय वातावरण के ऊपर ही काफ़ी अनुसंधान हो रहे हैं और उसे सक्रिय, उपयुक्त और प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बालक अच्छी क्रियाओं तथा अच्छी बातों को सीख सकें। और नेक्स्ट में आपका आता है 12वां और लास्ट पॉइंट होगा सीखना खोज करना है। क्योंकि सीखना वास्तव में किसी कार्य को सोच समझ करके करना और एक निश्चित परिणाम पहुंचना है, अर्थात नए ज्ञान की खोज करना है। व्यक्ति में खोज करने की क्षमता जितनी ही तीव्र होती है वह उतना ही शीघ्रता के साथ किसी को सीखता है। मार्शल के विचारों के अनुसार सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। इस प्रकार से अब हम विभिन्न इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के अध्ययनों के द्वारा जो हमने अध्ययन किया वह है इनकी विशेषताओं अर्थात सीखने की विशेषताओं। और अब जो हम अध्ययन करने के लिए आगे इस वीडियो में अपना
विचार व्यक्त कर रहे हैं या व्यक्त कर सकते हैं, उसके संदर्भ में है सीखने अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये महत्वपूर्ण बिंदु है और प्रायः इसके संदर्भ में ये प्रतिवर्ष एक न एक ही प्रकार पूछा जाता है और शिक्षण, अध्ययन और अध्यापन की क्रिया में ये बहुत ही आजीवन उपयोगी रहेगा। तो इस प्रकार से तो सीखना अधिगम के प्रकार के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने, विदुषी या विद्वानों ने अपने विचार के आधार पर इसके कई प्रकार बताए हैं और पुनः उन प्रकारों के उपखंड भी दिखाई दे रहे हैं। तो जिसमें से पहला महत्वपूर्ण जो प्रकृति का है वो है आपका प्रकृति के आधार पर अधिगम के प्रकार या क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो इसके महत्वपूर्ण 3 उपखंड किए गए हैं। तो पहला जिसमें से है शाब्दिक अधिगम, दूसरा गत्यात्मक अधिगम और तीसरा है समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार से जो हम पहले उपखंड के बारे में अर्थात शाब्दिक अधिगम के बारे में विचार विमर्श करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत शब्द भंडार, भाषा, कौशल तथा भाषाई विषय वस्तु पर आधारित विषय वस्तु को सीखने से है। दूसरा है गत्यात्मक अधिगम। इससे आशय अधिगम में शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन में तथा शारीरिक कौशलों की निपुणता अर्जित करने से होता है। और थर्ड उपखंड जो होता है वो समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत, अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के समाधान के तरीकों को सीखना कहते हैं। इस प्रकार से ये तीनों उपभाग के अध्ययनोपरांत अब हम शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर अधिगम का वर्गीकरण का अध्ययन करना चाहेंगे। इसके भी 3 उपखंड हैं। पहला है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा भावनात्मक अधिगम या भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक अधिगम। जिसमें से पहला संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत जो अधिगम निहित होता है वह है विद्यार्थी द्वारा विभिन्न तथ्यों का ज्ञान, सूचनाओं व अन्य बौद्धिक कौशलों के अर्जन से है। दूसरा है भावात्मक अधिगम का संबंध व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य, भावों और संवेगों के द्वारा सीखने से होता है। और थर्ड जो आता है वह क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत, तो चेष्टात्मक अधिगम भी इसका दूसरा नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा गामिक नियंत्रण के द्वारा विभिन्न कौशलों को सीखने से होता है। और अब आते हैं जो तीसरा अधिगम के बारे में जो उपखंड दिए गए हैं वो है शिक्षण के स्तर के आधार पर अधिगम के प्रकार। तो शिक्षण के अधिगम के आधार पर जो शिक्षण अधिगम के स्तर के आधार पर जो अधिगम का क्लासिफिकेशन है वह भी 3 उपखंड हैं। जिसमें से पहला है अपना ये स्मृति स्तर अधिगम, दूसरा है अवबोध अधिगम स्तर और तीसरा चिंतन स्तर अधिगम। इस प्रकार से जो ये अधिगम के महत्वपूर्ण स्तर के आधार पर स्मृति अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति सूचनात्मक प्रकार की विषय वस्तु को बार बार दोहरा करके अपने मानस पटल तक पहुंचाता है एवं जरूरत पड़ने पर पुनरुत्पादन करता है। यह एक प्रकार से विचारहीन तथा रटंत स्मरणीय आधारित अधिगम होता है। दूसरा आता है अधिगम भावात्मक। भावात्मक अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति अनेक सूचनाओं तथा तथ्यों आदि के बीच संबंधों को समझने, अंडरस्टैंडिंग समझ, उसमें समन्वय करने, उसके समकक्ष या तुलना करने की क्षमता अर्जित करता है। इस स्तर पर व्यक्ति
तार्किक व्यवहार तथा अनुप्रयोग करना सीखता है। तीसरा है चिंतन स्तर। इस प्रकार से अधिगम में यह उच्च स्तर होता है। व्यक्ति समस्याओं का समाधान करना सीखता है तथा विचार युक्त सृजनात्मक क्षमताओं पर आधारित इस प्रकार के अधिगम को सम्मिलित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विदुषों या विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार से 3 उपखंड निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर अर्थात स्मृत स्तर और बोधात्मक स्तर और चिंतन स्तर को 2 प्रमुख भागों में विभक्त किया है। अर्थात निम्न स्मृत स्तर और मध्य स्तर को अर्थात अवबोध स्तर को ये प्रथम निम्न स्तर के रूप में स्वीकार किया है और उच्च स्तर को जो चिंतन का स्तर है, उच्च स्तर है, उसको अलग एक उच्च स्तर में स्वीकार किया है। अर्थात यह महत्वपूर्ण 2 वर्गों में विभक्त किया है, निम्न स्तर और उच्च स्तर। तो निम्न स्तर के अंतर्गत दोनों स्तरों को, निम्न और मध्यम को संकलित किया है तथा उच्च स्तर के अंतर्गत केवल उत्तर चिंतन स्तर को ही समाहित किया है। आते हैं गेगने महोदय ने 1965 में द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक में जो अधिगम के प्रकार को विभक्त किया है, वो 8 प्रकार इन्होंने बताए हैं। इन 8 प्रकारों का जो उल्लेख है वो इस प्रकार से है। पहला जो आता है वह प्रकार को हम कहते हैं सांकेतिक सीखना। दूसरा जो आता है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। तीसरा इन्होंने बताया सरल श्रृंखला का सीखना। चौथा बताया शाब्दिक साहचर्य सीखना। 5वां विभेदीकरण सीखना। 6ठा संप्रत्यय सीखना। 7वां नियम सीखना और 8वां एवं अंतिम होगा समस्या समाधान सीखना। इस प्रकार से इन्होंने महत्वपूर्ण सीखने के 8 प्रकार का उल्लेख किया है और यह इनका जो लर्निंग क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा यह कॉम्पिटिटिव जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। तो आइए हम एक संक्षिप्त रूप में इसका अध्ययन भी कर लेते हैं। सांकेतिक सीखना क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत जिसमें किसी तटस्थ उद्दीपन के साथ कोई स्वाभाविक उद्दीपन एक साथ कई बार दिया जाता है। पावलोव ने अनुबंधन प्रयोग में घंटे की आवाज़ तथा भोजन को साथ साथ कुछ प्रयास तक देने का प्रयास किया है। कुत्ता मात्र घंटे की आवाज़ पर लार का स्राव सीख जाता है। इस तरह का जो सीखना है वो सांकेतिक सीखने का एक बहुत ही बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है। दूसरा आता है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। उद्दीपन अनुक्रिया में प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है और वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति वही अनुक्रिया करने लग जाता है, अनुक्रिया करना सीख लेता है। ठीक स्किनर का या क्रिया प्रसूत अनुबंधन उद्दीपन अनुक्रिया का उदाहरण है जिसमें स्किनर बॉक्स में चूहा लीवर दबाने की प्रक्रिया को सीख लेता है। तो स्किनर जो होता है साधनात्मक अनुबंधन को मनोवैज्ञानिकों ने टाइप आर अनुबंधन की संज्ञा दी है। थर्ड है सरल श्रृंखला सीखना। इस तरह से सीखने में होने वाले अलग अलग कई उद्दीपन अनुक्रियाएं संबंधों के सेट से बताया जाता है
इस प्रकार का सीखना पेशीय सीखना कहलाता है, जैसे कार चलाना, दरवाज़ा खोलना आदि। पेशीय सीखना का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। चौथा आता है शाब्दिक साहचर्य सीखना। इसके अंतर्गत व्यक्ति को उद्दीपन अनुक्रिया का ऐसा क्रम सीखना होता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है, जैसे कविता याद करना, शब्दावली, वर्ड मीनिंग याद करना, कहानी याद करना आदि शाब्दिक साहचर्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। विविधीकरण सीखना, इस प्रकार से इसमें विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रियाएं करना सीखता है, जैसे बालकों द्वारा त्रिभुज एवं चतुर्भुज में अंतर स्पष्ट करना। इस प्रकार से जो भी ये हमारे पास उदाहरण दिए जाते हैं, ये सारे उदाहरण मुख्य रूप से फुटबॉल तथा क्रिकेट में अंतर विविधीकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस प्रकार से किसी भी गेम जैसे कबड्डी या खो खो खेल में अंतर करना ही ये विविधीकरण सीखना होता है। संप्रत्यय सीखना, कॉन्सेप्ट लर्निंग, कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ सीखना संप्रत्यय सीखना होता है, जैसे भालू, बाघ, सिंह तथा सियार आदि शब्दों में से एक सामान्य गुण अर्थात जंगली पशु का संप्रत्यय छिपा है। जहाँ जंगली पशु के संप्रत्यय को सीखना संप्रत्यय के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। सातवां होगा 7 पॉइंट है, नियम का सीखना एक महत्वपूर्ण सीखना है। इस संप्रत्यय के अंतर्गत दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच एक नियुक्ति संबंध, एक जो है रेगुलर रिलेशनशिप, एक नियमित संबंध कायम का पता चलता है। इस तरह से सीखने में व्यक्ति का जो ज्ञान भंडार विकसित होता है उसे हम जैसे बालकों के द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के विभिन्न नियमों का सीखना इस प्रकार के जो सीखने के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। और लास्ट और अंतिम और 8वां बिंदु है समस्या समाधान सीखना। इसके अंतर्गत जो होता है वह श्रृंखलाबद्ध सीखने की सबसे ऊपरी अर्थात 8वीं महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें नियम का उपयोग करके कोई समस्या का समाधान करता है और एक नए तथ्य को सीखता है। ग्रेगनी ने सीखने के इन 8 प्रकारों को बताते हुए महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट किया है, जिनमें से चौथी अवस्था के सीखने के अर्थात शाब्दिक साहचर्य का सीखना तथा इससे ऊपर के अन्य सभी स्तरों को सीखना ही शिक्षकों के लिए अगत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षकों द्वारा इन विभिन्न प्रकार के अधिगम के जो प्रकार हैं उन प्रकारों में से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य जो फैक्टर्स निकल कर के आते हैं वो है इनका यह है कि चौथी अवस्था से 8वीं अवस्था के सीखना जो निहित होते हैं। पहले अवस्था से तीसरी अवस्था के सीखने का महत्व शिक्षकों के लिए मात्र इतना ही है कि वह चौथी अवस्था के सीखने के लिए छात्रों को एक आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करने में सदैव मदद करते रहते हैं, उनका मार्गनिर्देशन करते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, मार्गनिर्देशन करते हैं, मार्ग को प्रशस्त करते हैं। अर्थात सीखने के मार्ग में आने वाले उन बाधाओं, उन तमाम आपत्तियों, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए उनको तमाम मार्गदर्शन करते हैं, जो उचित सलाह और गाइडेंस, निर्देशन इत्यादि प्रशस्त कराते हैं।
जिससे बालकों के सीखने का मार्ग प्रशस्त हो सके। आज के इस वीडियो में इन्हीं शब्दों के साथ हम जो अधिगम की विशेषताओं और अधिगम के प्रकार, महत्वपूर्ण तीनों प्रकारों, और जो चौथा स्टेप है जो ग्रेगरिन ने 1965 में अपने कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक में अधिगम के मूल 8 प्रकार का वर्णन किया है, इसके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम अधिगम के जो इस प्रकारों के अन्य जो अधिगम का वक्र होता है, तो अधिगम वक्र के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करना चाहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को यहीं पर स्टॉप देते हैं। धन्यवाद।